नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। जब सत्ता हाथ में थी तो न राम याद आए न बुद्ध। अब सत्ता हासिल करने की चाहत है तो अखिलेश यादव कभी राम पथ पर चल पड़ते हैं तो कभी बुद्ध की शरण में। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर कुछ इसी अंदाज में आज बड़ा हमला किया है, यानी उप मुख्यमंत्री की माने तो दरअसल सत्ता हासिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भक्ति का महज दिखावा कर रहे हैं। आज महाबहस इसी पर। अखिलेश का भक्ति अवतार। सरकार बनने पर श्रावस्ती व आसपास का विश्व स्तरीय विकास करेंगे। केशव मौर्य का मुंगेरी वार। श्री अखिलेश यादव जी, जब आप सत्ता में थे तब भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र स्थानों और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या सहित अन्य तीर्थ स्थलों के लिए कुछ नहीं किया। जब सत्ता में आने की संभावना नहीं तब विकास के वादे करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कि अखिलेश यादव जब सत्ता में थे ना उन्हें भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखती थी, ना परशुराम जी की मूर्ति दिखती थी, ना राम जी की अयोध्या और चित्रकूट दिखती थी। और जब लगता है कि सत्ता में आने का वो दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं वो चकनाचूर होता दिख रहा है तो उन्हें इन तीर्थ स्थलों की याद आ रही। राम न बुद्ध, सियासत विशुद्ध। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करती है और राजनीति करना जानती है, काम करना नहीं जानती है। काम तो सिर्फ समाजवादियों का ही बोलता है। 2022 में फिर बाईसाइकिल आएगी, फिर काम बोलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। विपक्ष का कोई भी नेता अगर दर्शन करने जाता है तो भारतीय जनता पार्टी अरगन बयान देने लगती है। सवाल उठता है कि दरख्त की जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान क्यों दे रही है। आज महाबहस इसी पर। ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता, शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता। स्वागत है आप सभी का। क्यों राजकुमार जी, तो ये अखिलेश जी की आस्था सत्ता वाली है क्या? नहीं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा ये बताइए आप देंगे या ओम प्रकाश जी देंगे या योगी आदित्यनाथ देंगे या नरेंद्र मोदी देंगे? केशव मौर्य ने दे दिया। आस्था का सर्टिफिकेट कहां मिलता है हमें आज उस जगह का? केशव मौर्य ने दिया है। देखिए ट्वीट चल रहा है उनका। केशव मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, केशव मौर्य की हैसियत है कि वो किसी को सर्टिफिकेट दे सकें? अब ये तो ओम प्रकाश सिंह जी बताएंगे। केशव मौर्य कोई ऐसी अथॉरिटी है? क्या हो गया इस देश की पत्रकारिता को? पत्रकार कहां गए? पत्रकारों के अंदर का पत्रकार कहां मर गया? अरे भैया, पत्रकार से क्या? आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि अखिलेश की, अरे आप ही तो कह रहे हैं अजय जी, अखिलेश की आस्था क्या सत्ता वाली है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। अखिलेश आपको जी, आप ही तो कह रहे हैं आपको कह रहे हैं, इसका जवाब आप उनको दीजिए। इसमें पत्रकार कहां से आ गए भैया? अच्छा चलो ठीक है, पत्रकार इसलिए आ गए क्योंकि मेरे सामने एक पत्रकार बैठा है और पत्रकार कह रहा है कि केशव मौर्य सर्टिफिकेट देंगे। अरे भैया, मुझे इसलिए शर्मिंदा होना पड़ रहा क्योंकि मैं भी मूलतः एक पत्रकार ही रहा हूं। मैंने भी 10 साल भटक जाते हैं महाराज, आप मुद्दे पर रहिए। आपने पूछा कौन सर्टिफिकेट देखा, मैंने कहा कि केशव मौर्य ने दिया है। आप भटकाने की कोशिश जवाब दे दीजिए। वो कह रहे कि सत्ता थी तो न कभी राम याद आए न कभी बुद्ध याद आए। अब कभी राम पथ पर चलते हैं तो कभी बुद्ध की शरण में जा रहे हैं अखिलेश, क्योंकि उनको सत्ता की याद सता रही है। ये पत्रकारिता का दूसरा रूप है कि जवाब नहीं सुनेंगे, लगातार चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, दर्शकों को कंफ्यूज करते रहेंगे। जवाब दीजिए। देश की जनता तक सही बात नहीं जाने देंगे। पत्रकारिता का दूसरा रूप आप यहां वहां की बातें छोड़कर जवाब तो दे दीजिए राजकुमार जी। अरे यहां वहां की मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हो। मेरी बात तो सुन, मुझे 2 सेंटेंस तो कम से कम बोलने दिया करो। बोलिए प्लीज। आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मेरी बात लोगों की समझ में भी आएगी और आपका उद्देश्य भी पूरा होगा। अगर आपका उद्देश्य डिबेट कराना है, चर्चा कराना है, मुद्दों को समझना है, अभी भी नहीं आप बोल रहे हैं, खोज करना है, मैं बोल रहा हूं। अगर बोलने देंगे आप अगर लगातार टोकाटाकी नहीं करेंगे तो मैं बोल रहा हूं। आपने कहा कि क्या अखिलेश यादव की आस्था वोट के लिए है? मैंने प्रश्न किया, ये आस्था का सर्टिफिकेट कौन देगा? किसकी इतनी हैसियत है इस उत्तर प्रदेश में या देश में? आपकी है या योगी आदित्यनाथ की है, नरेंद्र मोदी की है या केशव मौर्य की है, जो अखिलेश यादव जैसे शानदार नेता को
जिसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया 5 साल में, जिन्होंने जनहित के अनेकों कार्य किए, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड कार्य चलिए किए, जवाब दीजिए ओम प्रकाश उस सिंह जी व्यक्ति को आप सर्टिफिकेट देंगे? किसकी हैसियत है? किसकी हैसियत है? ओम प्रकाश किसकी इतनी सिंह हैसियत है बीजेपी कि के जो हमें प्रवक्ता, सर्टिफिकेट देंगे? जवाब। क्या हमें अपनी आस्था अजय की जी, सर्टिफिकेट भी इनसे लेने पड़ेंगे? इन धर्म के आपके ठेकेदारों सवाल से लगता है कि हमारे साथी काफी नाराज हो गए हैं। मेरा ये मानना है कि सर्टिफिकेट आप देने अपनी की बात इसमें कहो कोई सर। बात नहीं है। ये पूरे देश को पता है कि अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तब इन पिता पुत्रों ने इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र काशी, मथुरा, प्रयाग, सारनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि इनकी उपेक्षा किया है। और उपेक्षा ही नहीं किया है, बराबर हिंदू भावनाओं पर इन्होंने ठेस किया, कुठाराघात किया है। लेकिन जभी से जगोरे ये कैसे भाई, उपेक्षा तभी से की? सवेरा है। मुझे आपके चैनल पर यह खुशी हो रही है कि कभी भगवान राम के लिए राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, लाठी चलाने वाले, जेल में भेजने वाले लोग पहले राम की शरण में, अब शरणम बुद्धम शरणम गच्छाम, बुद्धम शरणम गच्छाम, अब बुद्ध की शरण में आए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इनको तो खुश होना चाहिए कि इनके नेता जिन्होंने कि अपने आपको शासन खुशी हो रही है काल तो में आप इन प्रसन्नता व्यक्त करोड़ों कीजिए। लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, कभी सुध नहीं लिया, कभी साहस नहीं लिया। बदलाव की न इनके अंदर साहस थी न सोच थी। अब 2022 नहीं, ओम का प्रकाश जी, चुनाव आ रहा ओम प्रकाश जी है। कैसे जब देख इन्होंने रहे हैं कि उपेक्षा हमारी की जमीन खिसक और चुकी है। आपने क्या सभी धार्मिक स्थलों को अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली काशी, है? ये भी तो मथुरा, साफ है। अयोध्या के लिए जितना काम अखिलेश जी की सरकार ने किया, इतना बाबा नहीं कर पाए हैं अभी। काशी, मथुरा, अयोध्या के लिए जितना काम अखिलेश जी की सरकार ने किया, बाबा अभी कर नहीं पाए, अभी दिखावा कर रहे हैं खाली। काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों योजनाएं, 350 की करोड़ योजना जो है चल रही है अयोध्या में। करोड़ों योजनाएं? अरे इनके झूठ की कोई सीमा भी है अजय जी। वहां पर जो करोड़ों योजनाएं, सारनाथ में भगवान बुद्ध जो 10वें अवतार माने जाते हैं, वहां पर सम्राट अशोक के बाद अगर सारनाथ के जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दुनिया को दिया, जहां दुनिया से सारे पर्यटक आते हैं, हाँ। आज वहां पर ठीक है। 200 करोड़ की परियोजनाएं बनी हैं और उनका विकास किया जा रहा है। इनसे इस तरह मुझे की 10 सेकंड बातें, देंगे, हाँ, 10 इनसे सेकंड। आप ठीक किसी है, मस्जिद ठीक है, के ठीक है, बारे जवाब में पूछते 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। विकास। राजकुमार भाटी जी, क्या ये बता 10 सेकंड में सकते जवाब। हैं कि आप इनके कभी राम पिता भक्तों पर पुत्रों गोली ने चलाते हैं, अपने जब साथ सत्ता प्रकाश रहती कह है रहे हैं, तो सभी को याद नहीं आते आपको राम न बुद्ध। अब सत्ता चाहिए तो याद आ रही है, फिर वही बात। कौन सा विकास किया है? आज हजारों परिवर्तन, ठीक है ओम प्रकाश जी, लाखों पर्यटक आपका जवाब फिर पूरे अंशु अवस्थी, देश से शालिन इस दुबे जगह भी पर है। आ रहे हैं। नहीं जी, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की तस्वीर उससे बदल रही थी जो अखिलेश यादव बच्चों को लैपटॉप दे रहे थे, महिलाओं को पेंशन दे रहे थे, बेटियों को कन्या विद्याधन दे रहे थे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना रहे थे, 5 शहरों में मेट्रो चला रहे थे, 108 एम्बुलेंस दे रहे थे, 100 नंबर पुलिस सर्विस दे रहे थे। उससे तस्वीर बदल रही थी। बिजली उत्पादन पैदा कर रहे थे, फीस सस्ती कर रहे थे। आपने सब कुछ चौपट कर दिया। आप एक काम नहीं कर पाए सिवाय घंटी बजाने के। आप कोई काम नहीं कर पाए। कुछ बताएंगे आप? क्या घंटी बजाने? सुनिए, घंटी तो आप बजाना शुरू किया आपने, अब आप मंदिरों की सुध लेने लगे। लेकिन जब सरकार थी तब आपने क्या किया है बताएंगे? बताइए चैनल पर आपने क्या किया। पहली बात तो आपको आपके पिता आपको पुत्रों चर्चा की सरकार तमीज ने नहीं है, आप इन बीच में धार्मिक चिल्लाते हैं। स्थलों के लिए क्या किया है? अरे आपको पहली बात तो तमीज नहीं बातचीत है। का संस्कृति तमीज का समझिए ओम सिखाइए। प्रकाश। आप जो है बहुत कुंठित दिमाग के आदमी लग रहे हैं, पता नहीं कैसे सपा के प्रवक्ता बने हैं। अरे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अभी आप जो अरे लगातार चिल्लाते रहोगे तो कैसे जवाब देंगे? ओके, मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा अरे आऊंगा आपको आप लोगों के तमीज पास इसलिए में। नहीं है कि आप मैं लगातार दो चिल्ला रहे हैं। और बाकी मेहमानों के मैं पास आपके भी बीच जाता में हूं। बिल्कुल नहीं बोला। समय कम रहता है, इसलिए सिर्फ 4 ही मेहमानों को बुलाया मैंने आज। कम से कम इन 4 लोगों से तो बात कर लूं। नहीं सिखा सकते। अंशु अवस्थी जी, सभ्यता के परिचायक पूरे देश में पार्टी ठीक है। मानी जाती है। अरे क्या होता है, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? अरे क्या होता प्लीज है? अब तमीज पे न जाइए। अरे क्या होता है? कौन सी ये भाषा है तमीज- आपकी? नहीं, तमीजों की बात होने लगती है ना तो फिर जायका बिगड़ जाता है। भाटी जी, जो आप जिस तरीके से भाटी अरे जी, ओम बराबर प्रकाश जी, चिल्ला रहे- प्लीज अरे, अरे, प्लीज, कह के बात कर रहे हैं। मैं अरे, हाथ अरे, जोड़ता अरे, हूँ। नहीं, आप लोग वैसे संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं। अपनी एक सीमा में रहिए। अंशु अवस्थी, कांग्रेस
आप पर भी ये बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि आप सत्ता में रहते हैं तो कुछ और सत्ता चाहिए तो फिर कभी राम जी याद आती हैं, कभी परशुराम जी याद आते हैं, कभी जनेऊ की याद आती है, कभी जाति की। अजय जी देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हैं, लगातार हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं और उसके साथ साथ अगर कोई मंदिर जाता है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी गई थी, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यदि सही मायने में सनातन धर्म की वाहक है तो इन्हें खुश होना चाहिए। ये आपत्ति क्यों करते हैं? आपत्ति तो विरोधी करते हैं कि ये वोटों वाली करते हैं, इससे ये पता सत्ता चलता हासिल है कि करने धर्म की में चाल है। राजनीति ढूंढते हैं। जी, इनकी आपत्ति जब भी कोई मंदिर जा रहा है, जब भी कोई मस्जिद जा रहा है, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश में अजय जी इस समय किसान लगातार धरने पर है। गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले 50 दिन से उत्तर प्रदेश के किसान धरने पर हैं। पूरे देश के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के भी हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों का, गन्ना किसानों का पैसा नहीं दे पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार। गेहूं पर जो बोनस मिलता था कांग्रेस सरकार में उसको बंद कर दिया। लगातार किसान संकट में है और भारतीय जनता पार्टी धर्म में राजनीति ढूंढ रही है। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं तो यही कहूंगा, धर्म में राजनीति मत ढूंढिए। आप करें राम मंदिर की बात तो ये भक्ति है, आस्था है। अखिलेश जाएं, प्रियंका जाएं तो ये दिखावा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पर उत्तर प्रदेश भाजपा के नेताओं को भरोसा नहीं है। हमने कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल साबित हो गए। स्वागत कर रहे हैं। इसलिए अरविंद कुमार शर्मा जैसे अधिकारी को जाते हैं, बीआरएस दिलाकर जाना पड़ा। पहन के जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। काल्पनिक मानने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुरी तरीके से नकारा। सुन लीजिए, आप ही का जवाब दे रहा हूं मैं ओम प्रकाश जी से। हमको प्रसन्नता, बधाई देते हैं उत्तर प्रदेश के जब भी लिए भाई अंशु भाई आपके आरोप का जवाब। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने नहीं आना पड़ता। जाते जाइए, हम स्वागत आज करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व विहीन हो गई है। मानने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, इनके बड़े नेता, बार बार अड़ंगा लगाने वाले लोग, ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नकारा है, निकम्मे हैं, तो हम स्वागत करते हैं। कुछ भी कर नहीं पा रहे, बुरी तरीके से फेल साबित हुए। हम बधाई देते हैं। अरे अरविंद शर्मा का स्वागत तो करोगे, आपके पास अब आपका मुख्यमंत्री तो फेल साबित हो गया। अजय जी, आपने जो काम किया था, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 3.5 साल में जो जंगल राज फैलाया है, ये पता चलता है। और आपके सारे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सही से काम कर रही थी तो अरविंद शर्मा को नहीं आना पड़ता। 2.5 अंक से ऊपर आज इन्होंने अरविंद शर्मा को मजबूरन अपना दमाद बनाया है। भूल सुधार नहीं होगा। भाजपा ने अपना दमाद बना लिया अरविंद शर्मा को। वो भाषण देने से खत्म नहीं होगा, वो पश्चाताप करने से खत्म नहीं होगा। चले, अरे भाई, परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टी, राष्ट्र की बात, ये अपने भगवान के परिवार पर दूर न जाइए। आज इस वक्त शरण दुबे जी, जो आईएएस अधिकारी है, उनकी गुलामी परसों से शुरू कर दी है, ये बात करोगे वंशवाद पर? ठीक है, अरे पहले जाओ आईएएस जो नौकरों की नौकरी करो, जाके चैनल पर भाषण। छोड़िए, अभी वंशवाद की बात नहीं है। वंशवाद आज टॉपिक नहीं है। आज आस्था और सियासत क्या घालमेल है, ये समझना चाह रहा हूं। आज रुक जाइए, नौकरी करोगे। ओके, शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विशेषज्ञ। शैलेंद्र जी, क्या ये सच है कि अब करीब 5 दशक तक इस देश में जिससे दूरी, जिसको अछूत, जिससे सियासी तौर पर एक बंटवारा, सो कॉल्ड सेक्युलर नॉन सेक्युलर वाला था, अब उसको बीजेपी और बीजेपी को जो जीत जनता ने दी है पिछले कुछ चुनावों में 2014 ऑनवर्ड्स, सब डिस्कोर्स को बदल दिया है। अब सबको राम और सबको परशुराम चाहिए, सबको बुद्ध चाहिए। देखिए अजय जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और तमाम राजनीतिक दल जो अभी तक तुष्टीकरण को आधार बनाकर राजनीति करते थे, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि तुष्टीकरण के आधार पर अब देश में राजनीति करना संभव नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते। तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह के प्रयास, चाहे वो कोई किसी भी दल के नेतृत्व के द्वारा किए जा रहे हों, मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। यदि आपका आस्था का जो विषय है वो चंद दिनों को लेकर नहीं होता, आस्था व्यक्ति की जब से वो जन्मजात, जब से वो पैदा होता है तब से लेकर
बड़ा होता है, पूरे आजीवन रहती है और एक समान रहती है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये प्रयास है, ये विशुद्ध राजनीति वाला प्रयास है। शैलेंद्र दुबे जी, अरविंद शर्मा के बारे में बोलो, जिनकी भाजपा के लोग अब गुलामी शुरू कर रहे हैं। अरे पत्रकार के गुलाम हुए हैं अरविंद शर्मा के ये लोग। राजनीतिक विश्लेषक को तो बोलने दीजिए। अंशु जी, किसी भी व्यक्ति का किसी दल में जाना, मान लीजिए कांग्रेस में कोई जाता है, भाजपा के लोगों ने नई गुलामी शुरू की है, अरविंद शर्मा जैसे पार्टी में कोई जाता है या बोलिए। भाजपा में कोई जाता है, वो एक अलग विषय है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यदि आप गंभीर हैं, देखिए आप लोग गुलामी करेंगे अरविंद शर्मा की। आप लोगों के अंदर दिक्कत क्या है? कमी पड़ गई कि नौकरों को अपना मालिक बना लिया है। भारत में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मुद्दों में गंभीरता होनी चाहिए। यदि आप आरोप भी लगा रहे हैं तो गंभीरता के साथ लगाइए। आप जो है कन्वेंशनल पैटर्न पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल हो गए, बोलिए अरविंद शर्मा जी। अरे इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? आप हैं क्या? 2017 से लेकर 2017 में पहला चुनाव होता है, उसके बाद 2019 में चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, देश में चुनाव होता है, उसमें लोग जो है उनको चुन के लेके आते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली उपचुनाव होते हैं 8 सीटों पर जो है उस गांधी खानदान की क्या प्रियंका वाड्रा मुख्यमंत्री बनने जा रही है क्या? बोलिए, भाजपा के लोग अरविंद शर्मा की गुलामी क्यों कर रहे हैं? बोलिए, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को भरोसा नहीं, इन्होंने अपना नया मालिक तलाशा है। अरविंद शर्मा बोलिए, बोलिए शैलेंद्र दुबे जी इनके बारे में, प्रियंका वाड्रा जरा इस पर भी विश्लेषण कर दीजिए। सारी जमानतें जब्त हो गई, अभी उपचुनाव हुआ, विश्लेषण कर दीजिए। सारी जमानतें जब्त हो गई यार। बेचारे ओम प्रकाश सब परसों से गुलामी शुरू की है अरविंद शर्मा की। बोलिए, छोड़ के भाग उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज फैलाया है आदित्यनाथ जी ने, इसलिए लाए हैं अरविंद शर्मा को। उत्तर प्रदेश का बीजेपी का नेतृत्व विफल साबित हो गया, बिल्कुल फेल साबित हो गया। ओके, राजकुमार भाटी निकल गया उत्तर प्रदेश का बीजेपी का नेतृत्व कि आज इनको अपने नौकर को सरपरस्त बैठाना पड़ा अपने माथे पर। आप फिर भी परिवारवाद और गुणगान गा रहे हो। ये गुणगान कब तक कब तक जो है गुलाम रहोगे सोनिया परिवार की? राहुल और प्रियंका का कब तक राहुल और वाड्रा का गुलाम रहोगे? किसके राम, किसके बुद्ध, कौन राम के कौन बुद्ध के? राजकुमार भाटी जी, तो शैलेंद्र जी जो कह रहे थे जी कि अचानक से आस्था क्यों उमड़ रही है? पहले जिन पर गोली चलाते थे, जिसके नाम पर, यानी भगवान राम के नाम पर ओम प्रकाश जी अभी आप पर आरोप लगा रहे थे, अब आपको वो प्यारे लगने लगे हैं। तो ये तो बदलाव है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप ये सब सत्ता के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि कृपया बातें करने दें। लगातार सब बोलते रहेंगे तो किसी की समझ में कुछ नहीं आता। या प्लीज, यस। पहली बात तो मैं जो शैलेंद्र जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आस्था अपनी निजी होती है और सबकी आस्था एक जैसी होती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। जिसमें जितनी आस्था होती है निजी मामला है। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि राजनीति, हम लोग, मैं तो अपनी बात कहता हूं, अपनी पार्टी की बात कहता हूं, हम धर्म को, राम को, बुद्ध को हम वोट के लिए प्रयोग नहीं करते, वो हमारा निजी मामला। हम राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग नहीं करते, दिखावा नहीं करते। तो ये प्रश्न उठाना, ये प्रश्न उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई लगाता तो ये उसका घटियापन है, छोटापन है, ओछापन है। अगर किसी की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता, कभी ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, कभी धार्मिक होने का सर्टिफिकेट मांगते हैं, कभी आस्थावान होने का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये लोग असल में बौखला जाते हैं, दूसरे लोगों के काम को देख के, दूसरे लोगों की सक्रियता को देख के डर जाते हैं। इनके अंदर भय है एक। अच्छा, जो आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं अजय जी। ओके जी जी भाटी जी, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं उसमें। बार-बार जो उठाते हैं, एक सवाल जोड़ देता हूं ताकि साफ होनी चाहिए तस्वीर कि, क्योंकि 2 दशक तक जब से मैं बड़ा हुआ हूं बचपन से, तो एक मैंने राजनीति की परिभाषा पढ़ी, आप लोगों ने जो हमें बताए कि कुछ पार्टियां सेक्युलर हैं और कुछ कम्युनल हैं। वो बीजेपी कम्युनल है क्योंकि वो कुछ राम मंदिर जैसी बातें करते रहते हैं, हम सब सेक्युलर हैं, हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। ये आप परिभाषा बदल गई अजय जी। धार्मिक होने में, हाँ, मैं अब जवाब तो सुनना है। धार्मिक होने में और सांप्रदायिक होने में जमीन आसमान का अंतर है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अधार्मिक नहीं होता। सच्चा जो धार्मिक होगा वो धर्मनिरपेक्ष होता है, वो सबके धर्म का सम्मान करता है। जो सच्चा धार्मिक होगा, जिसके अंदर अच्छी धार्मिक भावना होगी, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की परिभाषा नहीं थी, सारे धर्म ये मानते हैं। जब उस वक्त राम की बात करना कम्युनल कैसे भी यही थी। मुझे
फिर मैं कोई कड़वी बात कह दूंगा, आपकी समझ पे तरस आता है मुझे। अरे भैया सवाल करना, आप सवाल से क्यों डरते हैं? आप सवाल से क्यों घबराते हैं? जवाब दीजिए। अरे कौन घबरा रहा है यार? आप पे सवाल कहां घबराने लायक सवाल है आपके पास? भाटी जी जवाब देते चलिए, उलझिए मत सवाल, धार्मिक हो गया जी, उलझ नहीं रहे, हम सुलझा रहे हैं जी। सेकुलर हम आज भी हैं, तब भी थे। हम धर्मनिरपेक्षता में तब भी विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। ठीक है। हम सांप्रदायिकता के तब भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। ओके। हम धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं करते। हम दूसरे धर्म के लोगों को शत्रु की तरह नहीं देखते। हम नफरत नहीं फैलाते। हम धर्म के दंगे नहीं करते। जवाब, धर्म के नाम पे लोगों को हम धमकाते, डराते नहीं, अपमानित नहीं करते। ठीक है। ये सारे काम बीजेपी करती है और इसलिए घोर अधार्मिक आदमी है कि ये अब धर्म ये के विपक्षी व्यापारी पार्टियों हैं। को ये धर्म पता चल चुका है कि तुष्टीकरण की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है। जिन लोगों ने परिवारवाद का सहारा लिया, आज उनकी हालत बताने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों ने तुष्टीकरण किया वो बहुसंख्यक समाज ने भी उनको जवाब दे दिया है। तो मैंने कहा ना कि जभी से जगोरे भाई तभी से सवेरा है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें हमारे साथी उलझ जा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि पिछला इतिहास जो इनका है वह देश के सामने है। उनको पता है किस प्रकार से राम भक्तों पर गोली चलाया, किस प्रकार से इन्होंने अयोध्या, शानदार है ओम प्रकाश जी, गर्व करने लायक इतिहास है आपका। इतिहास काला इतिहास है। प्रयागराज को नहीं दिया, किस प्रकार से इन्होंने जो है वह कब्रिस्तान को पैसा दिया, किस प्रकार से इन्होंने जो है एक संप्रदाय को खुश करने के लिए दिया। आज ये झूठी जब बातें हमारी करेंगे, सरकार पूरा पिटारा खोल दिया है इनको विकास करने के लिए, इनको एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए, तो इनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप राजकुमार भाटी तो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया राजनीति के लिए, आप हमेशा ऐसा करते रहे। नहीं किया, नहीं करेंगे, नहीं किया और नहीं करेंगे। नहीं, हमारा एजेंडा स्पष्ट है, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, हमने अपने एजेंडा में भी डाला, बन रहा है। हमने कहा था कि जितनी बाधाएं आएगी उनको दूर करेंगे, हमने दूर किया। लेकिन उन लोगों से सवाल पूछिए जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, उन लोगों से सवाल पूछिए जिनको भगवान राम को काल्पनिक माना, उन लोगों से सवाल पूछिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने अड़ंगा लगाया, उन लोगों से सवाल पूछिए जो लोग चुनाव आयोग के सामने ये कहा कि इसको टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, आप उन लोगों से सवाल पूछे। हमारा ठीक है, आस्था अगर तब भी थी तो गोलियां क्यों चली, काल्पनिक क्यों हो गए राम? हमने वादा किया था जनता के साथ करेंगे, और इसी का परिणाम है कि देखिए सवाल आप मुझसे पूछिए। राम मंदिर के लिए 4 दिन में 1 करोड़। हाँ, आपके पास फिर आ जाऊंगा, अंशु जी की बारी है तो उन्हीं से ले लेते हैं कि राम, अगर आपकी आस्था तब सच्ची थी, ये नहीं है आस्था, तो तब गोली क्यों चल गई, तब राम काल्पनिक क्यों हो गए? आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। जब देश की सीमा पर किसान बैठा हुआ है, दिल्ली की सीमा पर लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तब आपने इन सब डिबेट्स को रखा, इसके लिए मैं आपको भी साधुवाद दूंगा। मुझे लगता है आप भी तो मतलब कि आपके लिए न राम मुद्दा है न बुद्ध। जवाब दे देता हूँ। आपके लिए न राम मुद्दा है न बुद्ध। अजय जी, आपके लिए किसान मुद्दा नहीं है। खबर सुन लीजिए, आप धर्म में उलझाए रखो लोगों को। अंशु अवस्थी सुन लीजिए, मेरे सामने खबर आ चुकी है और दिन भर हम खबर दिखा रहे हैं, और मेरे सामने खबर आ चुकी है कि बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है, और ये खबर चल रही है। आप देखिए जरा हमारे चैनल को, क्या बात करते हैं। प्रदेश के 25 करोड़ लोग देख चैनल को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बढ़ रहा था, देख लीजिए चैनल, महिलाओं के साथ लगातार अपमान बढ़ रहा था, तब इस तरीके की डिबेट रखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश भी इस बात को याद रखेगा अजय जी। जब 58वें दिन बातचीत हो रही थी उत्तर प्रदेश, जब 58वें दिन से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले रुकिए, आपको मुझे रोकना ही पड़ेगा, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मुझे देना ही होगा। दर्शकों को पता है कि कब कौन सी खबर हम देते हैं, आप शायद टीवी देखते नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा इस वक्त? सरकार कानून 1.5 साल डालने को तैयार है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा बयान 22 जनवरी को बन सकती है बात, यह भी कह दिया है कृषि मंत्री तोमर ने। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। अभी बातचीत खत्म हुई है किसानों के साथ, 10वें दौर की बातचीत खत्म हुई है। बात तो अधूरी रही, लेकिन बात बनने का इशारा जरूर कर दिया है कृषि मंत्री ने। बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ी है, और कृषि मंत्री ने यह भी कह दिया है
कि अब इससे हल निकलेगा, कानून को फिलहाल स्थगित करने को सरकार तैयार है। जी ओके, चलिए मैं वापस आता हूं एक बार डिबेट पर। क्या क्या कह रहे हैं गुरु कृषि मंत्री? गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके समाधान की ओर बढ़ें। दरअसल आज तो बातचीत हुई है, जब सिद्धांततः इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करें। स्वाभाविक रूप से जब हमने 1-1.5 वर्ष तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे, तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सरकार का ये बड़ा बयान कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करके और रास्ता निकाला जाएगा जिसमें सरकार और किसान के प्रतिनिधि मिल करके रास्ता निकालेंगे। जो मुद्दा था इससे पहले जो हम बहस कर रहे थे, किसकी सियासत में आस्था, किसकी आस्था में सियासत, ये आप तय करिए खुद। लेकिन अब जो ये बड़ी खबर आ रही है इस पे मैं जल्दी एक रिएक्शन। ओके राजकुमार भाटी जी, अगेन आई एम स्टार्टिंग विद यू। तो क्या आपको लगता है कि अब किसान तो इस ठंड में नहीं बैठेंगे, अब घर जाएंगे और रास्ता निकलेगा, बल्कि रास्ता निकल गया? नहीं, मैं तो ये उम्मीद करूंगा और पूरी आशा रखूंगा कि ये कोई समझौता हो जाए। 125 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है। चलो सरकार देर से ही सही, सरकार ने कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया और ये उम्मीद करेंगे कि सफल हो। क्या आपका क्या टेक है इस पे, अंशु अवस्थी जी? आपको भी लगता है कि अब ये रास्ता निकलने का रास्ता बन गया है, कानून फिलहाल स्थगित 1.5 साल के लिए? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले अजय जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने मेरी बात को रखा और आपने उत्तर प्रदेश के लोगों की बात की, देश के किसानों की बात की। इन 3 काले कानूनों को सरकार वापस लेने को तैयार हो जाए, बिना इनके कोई भी सहमति नहीं बन सकती, क्योंकि ये तीनों काले कानून किसान विरोधी हैं और किसान के साथ साथ देश के आमजन विरोधी हैं। फिर बीजेपी यही कहेगी, झुकना चाहिए। ओम प्रकाश जी यही कहेंगे कि आप खुद ला रहे थे कानून और आप काला बता रहे हैं, आप ही फसाद खड़ा करेंगे, आपने किया है। ओके, टाइम कम है ओम प्रकाश जी, तो ये काले कानून खत्म होंगे? अजय जी, आपके चैनल पर यह बात सुनकर के बड़ी खुशी हुई कि किसान भाइयों और सरकार के बीच में जो एकरूपता बन रही है, इससे निश्चित रूप से आंदोलन कल जो है वह खत्म होगा। लेकिन उसी के साथ साथ उन लोगों को दुख होगा जो किसानों के आंदोलन के कंधे पर सियासत की बंदूक रखकर चला रहे थे। उन लोगों के सीने पर सांप लौटेगा जो इसको भड़काने और भ्रम की स्थिति पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे। उन लोगों को कष्ट होगा
के जो अपनी 62 करोड़ खोई टन हुई तक अनाज जमीन छूट रही इस है। आंदोलन के माध्यम से करिए, तलाश रहे थे, बंद करिए उनको अडानी जरूर और निराशा अंबानी की होगी। दलाली। बाकी पूरे अडानी देश और को अंबानी की बड़ी गोद भैया, से बाहर बात आइए। है। ओके, आपके चैनल शैलेंद्र दुबे जी, शंकर आनंद भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मैं आपके पास एक रिएक्शन के लिए आऊंगा, लेकिन शंकर से एक क्विक अपडेट। शंकर, इन 10 सेकेंड्स हमें आप बताइए कि क्या बात हुई है, कैसे ये बात अब आगे बढ़ेगी। नहीं, डिस्कनेक्टेड। ओके शैलेंद्र जी, तो आपको लगता है कि यहां से ये सच में बड़ा ही दुखद एपिसोड बन गया था तकरीबन 2 महीने से ज्यादा वक्त से, अब सॉल्यूशन आएगा, अब रास्ता निकलेगा? देखिए अजय जी, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार को इतना महत्वपूर्ण विधेयक लाने से पहले किसानों के साथ एक थॉरो कंसल्टेशन में जाना चाहिए था। इवन जो है, जो अपोजिशन की जो पार्टी है, उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ भी चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन साथ में ये मैं जरूर कह दूं, तो जो ये हमारे कांग्रेस के साथी काला कानून करके शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये कानून नहीं लागू होते हैं, तो आजादी के बाद से लेकर जो किसानों की जो स्थिति है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप ही हैं। तो कम से कम इन कानूनों को काला और सफेद कानून कोई नहीं। शंकर बताइए बात ये कैसे बनी है और अब बात आगे कैसे बढ़ेगी? शंकर आनंद, फिर तकनीकी खामी, फिर से एक बार नहीं जुड़ पा रहे हैं शंकर, मुझे लगता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अब इसके बाद जो बात शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि जो काम पहले होना चाहिए था, यानी कि सबसे व्यापक विचार विमर्श, हालांकि सरकार कह रही है कि 2 दशक से यह बातचीत चल रही थी, 30 साल से यह बातचीत चल रही थी और उसी के आधार पर हमने बनाया है। लेकिन बहरहाल जो शक्को सुबह बाकी रह गया था वो अब खत्म होगा, उसका दौर, और रास्ता निकलेगा किसानों के हित में। अगर ये कानून है तो किसान भी इसको समझेंगे और फिर से कानून लाया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।